हेलो एवरीवन, आई होप कि आपके जो साइंस के पेपर है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो उसको और भी अच्छा करने के लिए, और भी शानदार करने के लिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर। इस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके जाते तो इस बात की मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आपको इसमें से सभी क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व होता है, तो आपको कल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, इसमें 80 आउट ऑफ 80 के ऊपर कंडीशन ये है कि इसका हर एक क्वेश्चन होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जब ये आएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाले। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस सैम्पल पेपर को हर बार मैं जब भी सॉल्व करवाता हूँ तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, तो इस बार भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ एन द विच विटामिन कॉजेज द बेंडिंग ऑफ एन द लाइन्स ऑफ द लेग एंड द नीज कमिंग क्लोजर। तो इसकी कौन सी डेफिशिएंसी है, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। और उसी के साथ में जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसी टाइम पर ही उसका आंसर दे देना, और साथ में अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठो। अगर ऐसे ही सुनते रहोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक खुद से नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है रिकेट्स। इसका करेक्ट आंसर है रिकेट्स डिजीज की वजह से जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती है और आपस में पास में आने लग जाती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब चलते सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर बोला है कि राइट द सेक्सुअल हार्मोन ऑफ वुमेन। तो दो हार्मोन लिखने हैं, ये 1 नंबर का है, तो हाफ ऑफ मार्क्स करेंगे। तो दो हार्मोन्स कौन से होते हैं, एक तो होता है ओस्ट्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन है, इनकी स्पेलिंग जरूर से देख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और उसी के साथ में क्वेश्चन और बनता है कि मैन में कौन से होते हैं। तो अगर मैन की बात करें स्पेसिफिकली, मैन के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं, वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। सही रहेगा इसका आंसर टेस्टोस्टेरोन। और फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग को मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन सीरीज। तो अब देखिए, एल्कीन सीरीज की अगर बात करें तो ये क्या हो रहेगी, वो रहेगी CnH2n। ये तो हमें याद रखना है। अभी इसी के साथ में ये क्वेश्चन बन सकता है, और इसी के साथ में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एल्कीन के अलावा क्या बन सकता है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो एल्केन का याद रखिएगा CnH2n+2 रहता है। और उसी के साथ में बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन का जो फॉर्मूला है, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, एल्काइन का जो फॉर्मूला है वो रहता है CnH2n-2। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं एक ही क्वेश्चन से। एक तो कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+2, और अगर बात करें एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n-2। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया कि राइट द स्पीसीज ऑफ एन द मंकी इन विच द RH फैक्टर वॉज डिस्कवर्ड। तो देखते हैं कितने बच्चों को ये आता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ही आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको भी आता है वो आंसर मुझे बताइए, और जिसको नहीं आता उसको मैं बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर मक्का। इसका देखो यहाँ पर ये क्या है, मक्का का, और फिर इसके बाद में रेसस, माका रेसस था मंकी की स्पीसीज का नाम। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राइट द सिंबॉलिक साइन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एंड रियोस्टेट। तो 2 के साइन बताने। अब मैं आपको 2 के साइन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस और बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करें भाई इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके से होता है, एक लाइन बड़ी कर देनी, एक लाइन छोटी कर देनी, छोटी वाली नेगेटिव रहेगी, बड़ी वाली पॉजिटिव रहेगी। अभी उसी के साथ में रियोस्टेट की बात करें तो रियोस्टेट इस तरीके से रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पर वेरिएबल कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका रियोस्टेट। अब इसी तरीके से आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ, और इससे बताता हूँ कि कौन से आ सकते हैं। एक आ सकता है कि एमीटर क्या होता है, एमीटर किस तरीके से होता है, इसके अंदर ए होता है, और फिर इसके साथ में यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी कंडीशन है, याद रखने वाली बात यह है कि जो एम मीटर होता है वो कनेक्ट होता है सीरीज में। एम मीटर कोई भी सर्किट की सीरीज में कनेक्ट होता है, और अगर वोल्ट मीटर की बात करिए कनेक्ट होता है पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है पैरेलल में, ये होता है सीरीज में। और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के काम में आता है। और उसी के साथ में अगर बात करें एम मीटर किसके काम में आता है, एम्पेयर, या फिर एम्पेयर में तो ये रीडिंग देगा, और क्या काम में आता है, ये आता है करंट को नापने में। ठीक है, अभी उसी के साथ में एक और डिवाइस होती है जो कि करंट को नापने के लिए काम में ली जाती है, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से डायरेक्शन ऑफ करंट भी आइडेंटिफाई होती है, और कितने अमाउंट ऑफ करंट है वो भी आइडेंटिफाई होता है। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर अगले ही क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि राइट द यूनिट ऑफ द वर्क व्हेन द फोर्स इज इन न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर।
तो सिंपल सी बात इसने पूछ ली। अब अगर बात करें वर्क क्या होता है भाई, वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को न्यूटन में दिया हुआ है और उसी के साथ में इसको मीटर में दिया हुआ है। तो जब कभी भी सारी स्टैंडर्ड यूनिट हो तो स्टैंडर्ड ही आएगी इसकी भी। अगर ये पूछा गया कि कौन सी यूनिट आएगी, तो वर्क की यहाँ पर जो यूनिट आने वाली है वो आने वाली है जूल। ठीक है, तो जूल हो गया इसका आंसर। इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर बात करें ऐसे क्या होगा, वो होगा ऐसे न्यूटन मीटर, इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब उसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें बस ये पूछा गया कि 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम लिखे। तो 2 रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होंगी, एक तो सोलर एनर्जी है और दूसरी वाली एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। तो दोनों एनर्जी होगी। अभी उसी के साथ में एक और क्वेश्चन इसका तैयार कर लो। ये तो हो गए रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल कौन सी रिसोर्सेज होती है? अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होंगी वो होंगी, सबसे पहले तो है फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पर जो भी हैं फॉसिल फ्यूल्स है, और फिर उसी के साथ में और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सीएनजी वगैरह, वो सब कुछ इसमें आती हैं। जो भी कंज्यूम हो जाती हैं एक बार में, वापस यूज़ में नहीं ले सकते, वो सब इस कैटेगरी में आती हैं। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इम्यूनिटी आर द वैक्सीनेशन ऑफ एन द डायफ्थेरिया एंड टिटनेस। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वाले का आंसर क्या रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इंपॉर्टेंट के साथ में आसान है, तो ये क्वेश्चन याद ही रहना चाहिए। अब इसका आंसर मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राइट द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन हुज जेनोटाइप इज सेकंड। तो जेनोटाइप सेकंड के जो पर्सन होते हैं उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ ब्लड ग्रुप रहता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ओ। इसका बस आपको ओ लिखना है। क्या लिखना है? ओ। तो ठीक है, इसका आंसर ओ लिखना है। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि राइट द 2 नेम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर कोई से भी जो बीज हैं, बी की बात करी गई है, तो बीज के क्या क्या मिल सकता है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर मिलता है हमें हनी मिलता है, और फिर उसी के साथ में यहाँ पर हनी के साथ में मिलती है हनी वैक्स। ठीक है, हनी वैक्स और हनी मिलते हैं उससे जो भी करते हैं, मतलब कि एक तरीके से जो मधुमक्खियों की खेती करते हैं, इसको हिंदी में यही कहा जाता है। मधुमक्खियों की जो खेती करते हैं उनसे क्या मिलता है, एक तो शहद मिलता है और एक मधु जो शहद की होती है वैक्स मिलती है उनको। अब उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इन द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके आता है यहाँ पर सेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 1 नंबर वाले खत्म हो चुके हैं। अब 2 नंबर 3 नंबर वाले स्टार्ट होंगे। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा गया कि राइट द एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको, एल्कोहल, ओपियम ऑन द ह्यूमन हेल्थ गिविंग द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो अभी देखिए यहाँ पर इसके सबसे बड़े जो इनके सेंट्रल आपको कॉमन बता देता हूँ कि कौन सा हेल्थ रहेगा। तो सबसे पहला जो रहता है वो रहता है एक तो लंग्स को डैमेज करते हैं, ये लंग्स को डैमेज करती हैं अगर हम बात करें टोबैको को। और यहाँ पर ओपियम, ओपियम होता है अफीम। ठीक है, अफीम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और फिर वही यहाँ पर लंग्स को डैमेज करता है। उसी के साथ में रेस्पिरेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। और अगर बात करें एल्कोहल से क्या इफेक्ट होता है, एल्कोहल से लीवर इफेक्ट होता है, लीवर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है। और ये यहाँ पर इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की एज है वो है 15 से 18 ईयर्स तक। तो कुछ जो है आप लोग गलत आदतों में पड़ जाते हो, जैसे कि सिगरेट पीना, ये दारू पीना, इन सबको देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ वाले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि हम पढ़ते थे उस टाइम पर, वो करते थे। तो उनको रोका तो नहीं जा सकता, पर एटलीस्ट अगर कोई समझ जाए उसको समझा सकते हो कि आप इनसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और उसी के साथ में उसको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सहन करना पड़ सकता है। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है कि एक केमिकल इक्वेशन दिखानी है जिसके अंदर की एडिशन, रिप्लेसमेंट और डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। आपको ये सभी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन के साथ में जब भी डेफिनेशन याद करो तो उसके साथ में एक एग्जाम्पल जरूर से याद कर लेना। कोई भी एक एग्जाम्पल होगा तो उसके साथ में बड़ा ही शानदार तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर IUPAC नेमिंग लिखने। तो IUPAC नाम लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान है, मैं आपको इसी वीडियो में ही अभी सिखा दूंगा। अगर IUPAC नाम नहीं लिखना आता तो किस तरीके से लिखा जाता है। देखो, IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले अगर एक कार्बन है तो उसके लिए आपको लगा देना है मिथ, मतलब कि स्टार्टिंग में मैं प्रीफिक्स बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 कार्बन है तो उसके लिए लगाएंगे हम इथ, और फिर उसके बाद में 3 कार्बन है तो उसके लिए लगाएंगे प्रॉप, और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा ब्यूट। ठीक है, अब ये तो होगी स्टार्टिंग का, मतलब कि पहले वर्ड कौन से रहेंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं, ये तो हो गए प्रीफिक्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब बात करते हैं हम सफिक्स की। तो अब सफिक्स क्या रहते हैं,
सफिक्स ये अलग अलग रहते हैं कि अगर एल्केन है, मतलब एल्केन का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर की बस एक ही सिंगल बॉन्ड है, जिसके पास में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए यहाँ पर एल्केन के में जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा यहाँ पर एन। एल्केन के लिए लगेगा वो लगेगा एन। और अगर बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन के लिए जो लगता है वो लगता है यहाँ पर, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को शानदार तरीके से विजिबल हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा हो जाएगा, वो लिखा जाएगा इन। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें एल्काइन के लिए क्या होगा, तो एल्काइन की अगर हम बात करें, एल्काइन के लिए जो कलर रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पर वाइन, इसके लिए रहने वाला है। तो इस तरीके से इन सभी के सफिक्स और प्रीफिक्स रहेंगे। अब जैसे कि इसमें आपको सिखाता हूँ कि क्या करना है। अब इसके अंदर गिनो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर गिने इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो गए और कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये क्या है, ये है एल्केन। ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है यहाँ पर ब्यूट। तो हम क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे ब्यूट। ठीक है, अब उसके बाद में एल्केन के लिए क्या लिखा जाता है, एन। तो इसके आगे लगा दिया एन, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया ब्यूटेन। इस तरीके से आप किसी का भी IUPAC नेम लिख सकते हो। अब उसके बाद में सेकंड वाले का जो नाम है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेकंड वाले का नाम क्या रहेगा, मतलब इस वाले का नाम क्या है। अब देखो कमेंट बॉक्स के अंदर जैसे मैंने करना सिखाया था उसी तरीके से करो, ट्राई करो कि इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले देखना है कि क्या ये एल्केन है, एल्काइन है, कौन सा है। तो अगर देखें तो ये क्या है, ये है एल्कीन। ठीक है, ये क्या है, ये है एल्कीन। ठीक है, अब ये एल्कीन है। अब इसमें गिनो कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3। इसके अंदर कितने कार्बन है, वो है 3 कार्बन। 3 कार्बन हो गए इसमें। अब उसके बाद में 3 कार्बन है, तो उसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे प्रोप। और फिर उसके बाद में एल्कीन है तो इसका इन लगा देंगे इसके आगे, तो इसका नाम हो गया, वो हो गया प्रोपीन। अब इसी तरीके से बताओ, एक और क्वेश्चन का सवाल पूछ रहा हूं कि C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर H और H। अब इसका नाम क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने जो बताए हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। ये हर किसी से सॉल्व होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, 1 सेकंडों में से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अब देखो इसके अंदर गिनते कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कौन सा ग्रुप है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, ये है एल्काइन। ठीक है, मैंने लिख दिया कि ये क्या है भाई, ये है एल्काइन। अब उसके बाद में यहाँ पर इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा इथ। ठीक है, 2 कार्बन के लिए इथ लिखा। अब उसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे वाइन, तो इसके लिए हो गया इथाइन। तो इसका नाम क्या हो गया, वो हो गया इथाइन। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है ये सब 3-3 नंबर के हैं, तो इनको एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इनको लिख लो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जितनी इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ ना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि वो करवा के दिखा देता हूँ मैं। कौन सा वाली क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल, ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर बोला गया है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B पॉइंट के बीच में, जिसके अंदर कि हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। तो इसको किस तरीके से करोगे। अब देखो इसमें क्या है कि आपको जब कभी भी रेजिस्टेंस का सवाल करना हो तो उसमें ये देखना कि क्या उनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैच कर रहे हैं। मतलब कि ये जो पहला पॉइंट होता है रेजिस्टेंस में, ये बोल देंगे पहला पॉइंट और ये बोल देंगे फाइनल पॉइंट। अगर ये दोनों एक ही जगह पर मैच हो जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर लगा दिया, और अगर ये मैच हो जाते हैं तो ये होते हैं पैरेलल में। अब जब ये पैरेलल में होते हैं तो इनके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से लेकर के इस तरीके से ये चलते रहेंगे। लेकिन वहीं पर ही अगर बात करें इसके अंदर दो मतलब कि अगर ये सीरीज में होते, जैसे कि ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, ये क्या है, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, ये है इसका फाइनल पॉइंट। लेकिन अगर ये मिल ना करके ऐसे ही एक और इसके साथ में लगा दिया जाएगा, मतलब इसी की लाइन में लगा दिया जाए, जैसे कि ट्रेन होती है एक के पीछे एक, अगर वैसे लगा दिए जाए तो उनको क्या कहते हैं, सीरीज में। और इनका फॉर्मूला क्या रहता है, इनका आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो इनका जो आर इक्विवेलेंट रहता है वो रहता है यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखें तो इसके और इसके तो बीच में निकालना है, तो इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या है कि एक जैसा पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब ये एक जैसे ट्रेन में है, तो इन दोनों का मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का मिलाकर के हो जाएगा 4 ओम। अब 4 ओम हो गया। अब उसके बाद में आर ऑफ ए बी की अगर बात करें कितना होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 4 × 2 डिवाइडेड बाय 6। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, तो हमारे साथ में धोखा कर दिया। ये नहीं क्या मैंने, जैसे कि 2 होते हैं तो उनके लिए क्या करना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करके सीधा सा इसे सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। अब उसके बाद में इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये 2 हैं और फिर उसके बाद में ये 2 हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये तो हो गए सीरीज में, तो इनका कितना रेजिस्टेंस हो गया, वो हो गया, इनका हो गया 4 ओम। और फिर उसका इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो हो गया 4 ओम।
अब दो एक जैसे होते हैं, तो दो एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, इनको जोड़ के और हाफ कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, इन दोनों को मतलब कि एक तरीके से जोड़ के और हाफ कर देंगे तो 4/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया 2 ओम इसका करेक्ट आंसर है। 2 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया और उस वाले का रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। और उसके बाद में इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है उनको ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी नहीं, तो ये आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो यहाँ से दिखाने स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को करना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। और फिर उसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ना, काहे नहीं करते हो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना आप लोगों का बनता है और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और उसी के साथ में आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए आराम से अपने पेपर की तैयारी करिए। पेपर बहुत ही 1 नंबर का होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और ये सारे क्या आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।